टॉपिक नंबर 5 की। टॉपिक नंबर 5 में क्या दे रखा है, ये अपने देखो पहली पंक्ति में A1 प्लस अल्फा 1 और B1, ये दोनों को दो पदों का योग दिया गया है, A2 B2, इसमें भी दो पदों का योग दिया गया है। अब यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर क्या दे रखा है, A1 A2 B1 B2, इसकी एक सारणी हो गई, प्लस प्लस अल्फा 1 और B1 B2, इसकी एक सारणी और हो गई। तो जो अब जुड़ा होगा, जो दो सारणी को जुड़ा होगा, यदि पीछे वाला क्रम सेम है, पीछे वाला स्तंभ सेम है, तो आगे वाले स्तंभ ही जुड़ेंगे इससे। A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2, बाकी का दोनों का सेम रहेगा। कैसे? जैसे मानो अपने यहां पर बात आ गई 4 2 3 1, इसके साथ अपन जोड़ दे 2 3 2 3, ऐसे जोड़ दे। अब देखो यहां पर इसका अपन ने लग गया 4 2 3 1 प्लस 2 2 3 1। मैंने 4 3 2 1 का तो एक सारणी बना दी, 2 2 3 1 2 2 3 1 की दूसरी सारणी बना दी। ये अपन ने दो सारणी बना दी और उसके दोनों के बीच में प्लस। अब गुणधर्म क्या बोलता है, देखो किसी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ, यहाँ स्तंभों को प्रयोग किया जा रहा है, स्तंभ का प्रत्येक अवयव यदि दो पदों का योग हो, तो स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो पदों का योग, मतलब A1 और प्लस अल्फा 1, A1 और प्लस अल्फा 1 और A2 प्लस अल्फा 2, दो पदों का योग हो, तो उस सारणी को, उसी कोटि की दो सारणिकों को, उसी कोटि का मतलब उसी क्रम में, कोटि का मतलब क्रम, कोटि के दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसा हो तो ऐसा किया जा सकता है, ये गुणधर्म बोल रहा है और इसे अपन सिद्ध करने जा रहे हैं कि ये वास्तव बात तो सही है। इसका काम है बोलना, समझना और समझाना। अब बाकी ये काम है पर समझे तो ले कि ये वास्तव में सही है क्या। जैसे मैंने A1 4 रख लिया, A2 3 रख लिया, अल्फा 1 2 रख लिया और अल्फा 2 का 3 रख लिया और B1 B2 2 और 1 रख लिया। ऐसे कैसे मैंने देखो A1 A2 B1 B2 4 3 2 1 4 3 2 1 प्लस प्लस 2 2 3 1 2 2 3 1। अब देखते हैं, यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 6 2 6 1, इधर देखो अग्र विकर्ण से गुणा किया 4 माइनस 6, पक्ष विकर्ण से 4 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 6 2 माइनस 6। अब यहां पर इसको गुणा किया 6 माइनस 12 6 माइनस 12, इधर क्या आया 4 2 कितने होते हैं, प्लस के 6 माइनस के 6 माइनस के 6 प्लस के 6 माइनस के 6 माइनस के 6, 6 से तो 6 कट गया, इधर माइनस का 6 बच गया, इधर भी माइनस का 6 बच गया। इससे क्या शिक्षा मिली, अगर यदि अपन सारणिक में दो पद जुड़े हुए हैं, पीछे सेम एक ही क्रम है दूसरी स्तंभ का, तो अपन उन्हें अलग अलग करके भी हल किया जा सकता है, या उन दोनों को जोड़ने की संभावना हो तो, यदि ऐसा हो तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो पीछे वाला क्रम एक ही हो तो आगे वाले को जोड़ के फिर हल किया जा सकता है। तो मतलब क्या हो गया, किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव यदि दो स्तंभों दो पदों का योग हो, तो उस सारणिक को उसी कोटि की दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह अपन किसनों में समझेंगे आगे कैसा होता है। गुणधर्म 6 की, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी दूसरी स्तंभ या पंक्ति के संगत अवयव को किसी एक ही राशि से गुणा कर दिए या करके जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो सारणी का मान वही रहता है। जैसे मैंने मान लिया ये स्तंभ C1 और C2 पर प्रयोग कर रहा हूं मैं A1 के साथ और A2 के साथ दूसरी B1 और B2 इसके साथ मैंने क्या कर दिया, कोई m संख्या से गुणा कर दिया, कोई भी मान लो, तो उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके मान पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लो मैंने ऐसे दिया
1 2 3 4। ये क्वेश्चन ऐसा कैसे नीचे है, ये काल्पनिक है, ये वास्तविक है। वास्तविक में चलते हैं अपन। 1 3 2 4 प्लस 2 प्लस 4 2 4। मैंने C1 के साथ C2 को जोड़ दिया। मैंने C1 के साथ C2 को जोड़ा, पहले से पहला जोड़ दिया, दूसरे से दूसरा जोड़ दिया। जोड़ के मैंने क्या किया, जैसे m मान लो कोई 2, m की जगह क्या मान लो 2 मान लो, यहां से 2 से गुणा कर दिया और यहां पर भी 2 से गुणा कर दिया, यहां पर भी किससे गुणा कर दिया 2 से। तो यहां पर देखो, अब बात करते हैं, यहां पर देखो 1 प्लस 4 और 3 प्लस 8 2 और 4, यहां पर आ गया 5 2 11 4, ये दोनों क्या हो गया 11 और 4। इधर देखो इसको गुणा किया तो कितना आया 4 माइनस 6 माइनस के 2 आ गया इसके आंसर। अब इधर देखो यहां पर कितना हो गया 20 और 11 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 22, इसका आंसर क्या है माइनस का 2। इधर भी क्या है माइनस का 2। जब भी ऐसा करने पर आंसर सेम आ रहा है तो ऐसा अपन कर सकते हैं, आवश्यकता होगी तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी तो पूछता ही नहीं है रेगुलर यूनिवर्सिटी, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है सारणिक में। हालांकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी किसको क्या जोड़ना है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है तो अपने इसका प्रयोग करना पड़ेगा अपनों, ये गुणधर्म काम आएगा वहां पर। तो समझ में आ गया होगा, ऐसे करने पर दोनों का आंसर सेम है तो इसका गुणधर्म काम कर रहा है, तो इसका गुणधर्म क्या है सत्य है। अब गुणधर्म करेंगे 7 की बात। 7 की बात करते हैं अपन। गुणधर्म 7 क्या बोलता है, यदि किसी सारणिक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स से संबंधित, मतलब वो मैट्रिक्स से संबंधित है, वो कौन सी है, वो त्रिभुजाकार। जैसे आपने पढ़ा होगा ऐसे त्रिभुजाकार होता है, देखो ये त्रिभुज बन रहा है ऐसे कैसे, देखो नीचे मान लो चाहे ऊपर मान लो, देखो ये त्रिभुज बन रहा है, एक कौन में बड़ा है। संबंधित हो तो उसके विकर्ण के गुणन का मान होता है। आपको इसे त्रिभुजाकार को हल करने की आवश्यकता नहीं है, आप परछाई बनाओ 1 0 4 3 2 3, आप सारों विधि से जैसे 1 3 4 1 3 4 0, देखो 0 फिर 0 फिर इधर से 0 फिर 0 और फिर 0, कितना हुआ 12, कितना हुआ 12। तो आपको ऐसे हल करने की आवश्यकता नहीं। अगर वो त्रिभुजाकार सारणी है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन बढ़िया जा रहा है, आप हल करने में टाइम खराब कर दो, नोटाइप का क्वेश्चन है वो त्रिभुजाकार सारणी के, किसमें त्रिभुजाकार सारणी, और आपको इतना हल करने में लगे और ऐसे गुणा करके गलती से गलत हो जाए तो इससे बढ़िया है डायरेक्ट गुणा कर दो। जैसे यहाँ पर कितना है 1 4 2 बराबर 8 आंसर आ गया। जैसे मान लो 3 2 1 0 5 3 0 0 6, यहाँ पर मान लो 11 हो जाए, यहाँ पर 33 हो जाए, यहाँ पर 22 हो जाए। इतनी बड़ी संख्या आने के बाद में आप देखो गुणा करने पे यहाँ पर गलती हो, फालतू लेना फालतू कोई बात ही नहीं है। जब ये त्रिभुजाकार सारणी है तो इसका डायरेक्ट इससे गुणा करो ने 3 5 6 30 90 30 90, आंसर कितना आया 90। आपको हल करोगे फिर भी 90 आएगा और इसमें गलती कर बैठोगे तो गलत हो जाएगा। इससे बढ़िया है यदि कोई त्रिभुजाकार से सारणिक से संबंधित हो तो उसका अग्र विकर्ण ही गुणन उसका क्या होता है मान होता है, आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है। अब गुणधर्म 8 की बात करते हैं अपन, करते हैं गुणधर्म 8 की। इसने देखो क्या बोला है, यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ, या तो एक पंक्ति हो या एक स्तंभ हो, के सभी अवयव, मतलब जिस पंक्ति और स्तंभ की बात कर रहे हैं उनके सभी अवयव शून्य हो तो उसका मान सारणिक का शून्य होगा। आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखो R2 के सभी अवयव क्या है शून्य है। अगर आप निकालोगे तो भी 0 होना है और ना निकालो तो भी 0 होना है। देखो 0 भी आ रहे हैं नहीं, सब जगह 0 का रोस हो रहे, देखो कहीं से गुणा कर लो तो इसका मान क्या होगा 0। एक बार फिर से सुन लो, ऐसा नोटाइप में क्वेश्चन पूछ लेता है और वहां पर आप हल करने में लगे रहते हो, टाइम खराब कर देते हो, गलत भी कर बैठते हो। वही आता है नोटाइप में जो आप सोचते हो और वो गलत होता है। यदि किसी कोई सारणिक में या तो एक पंक्ति हो या कोई स्तंभ हो, उस सारणी का मान अगर सभी अवयव शून्य हो तो डायरेक्ट उसका मान शून्य होता है। ये याद रहना, गुणधर्म बोल रहा है
और आपने हल करके भी देख लिया। जब है तो आप फिर बार बार क्यों परेशान हो रही हो हल करने की, तो ये होता है। अब लास्ट गुणधर्म है जो पूरा टोटल 8 गुणधर्म इसमें समाये हुए हैं। यदि किसी सारणिक डेल, डेल यानी सारणिक है, सारणिक के अवयव किसी चर x के बहुपद हो, अर्थात डेल f(x) और x बराबर a रखने पर डेल का मान शून्य होता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई f(x) है या डेल है, तो इसके मान लो यहाँ पर x स्क्वायर, एक a स्क्वायर, एक b स्क्वायर, ये कोई बहुपद है। उसने बोला कि यदि यहां पर क्या और बोल रहा है, यदि बहुपद हो, बहुपद यानी अधिक घाते वाले, अधिकांश घात वाले, तो डेल का f(x) और x के बराबर a रखने पर, यहाँ x के स्थान पर मैं क्या रख दूं, एक समय के लिए उसने बोला, चलो उसकी मान लेते हैं f a, फलन में क्या संबंध रख दिया, x बराबर a, कुछ समय के लिए मैंने रख दिया। तो यहाँ पर देखो एक a स्क्वायर, एक a स्क्वायर, एक b स्क्वायर। उसने बोला, अपन ने किया, तो ऐसा करने पर उसे बोलता है कि वो 0 हो जाता है उसका मान। देखो R1 और R2 देखो सेम है, एक a स्क्वायर, तो इसका मान क्या होता है 0। यदि किसी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हो, मतलब समान हो, सारणी का मान क्या होता है 0। ये गुणधर्म में आपने पढ़ा था। तो ऐसा करने पर क्या हो गया 0 हो जाता है। फिर आगे बोलता है, तो आगे हल कीजिए कि x माइनस a सारणिक डेल का एक गुणनखंड, खंड यानी एक टुकड़ा है, कौन सा x माइनस a, इसमें से ही क्या निकलेगा ये तो एक तो सिद्ध हो गया, ये एक बात तो बिल्कुल सिद्ध होगी। अब दूसरी बात करते हैं इस प्रश्न की, कौन सी, देखो यहां पर दिया है उसने एक x स्क्वायर, एक a स्क्वायर, एक b स्क्वायर। यदि किसी सारणिक को, ये एक इधर का, इसको आपको वैसे इससे भी हल कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्रीकल्चर वाले को एक को आप पंक्तियों में बदल दो, C1 C2 C3, एक R1 एक x a b x स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, x स्क्वायर a स्क्वायर और b स्क्वायर। यदि किसी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है गुणधर्म 1 से। आपने पढ़ा था, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए मैं पंक्ति के अंदर एक कर लेंगे अपने। जो स्तंभ में एक था वो पहली पंक्ति बना दी, जो दूसरा स्तंभ था वो दूसरी पंक्ति बना दी, जो तीसरा स्तंभ था वो तीसरी पंक्ति बना दी। अब यहाँ पर हमेशा ऐसे अगर प्रश्न आ जाए एक, तो आप अगर दो अवयवों को 0 कर दो, किस को, C1 को और C2 को 0 कर दो, तो छोटा हल करना पड़ेगा, क्योंकि 0 करने पर हल लास्ट का करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर C1 के साथ C3 घटा दिया और C2 के साथ C3 घटा दिया। मैंने पहले पद से तीसरा पद घटा दिया और दूसरे पद से तीसरा पद घटा दिया। देखो एक से a घटाऊंगा, एक से a घटाऊंगा, x से b घटाऊंगा, x से b घटाऊंगा और x स्क्वायर से b स्क्वायर घटाऊंगा, x स्क्वायर से b स्क्वायर घटाऊंगा। अगला स्टेप देखो, एक से a घटा दिया, एक से a घटा दिया, a से b घटा दिया, a से b घटा दिया, a स्क्वायर से b स्क्वायर घटा दिया, a स्क्वायर से b स्क्वायर घटा दिया। अब एक b स्क्वायर, ये आ गया। अब बात करते हैं आगे अपने, यहां पर देखो एक से a कट गया तो 0, यहां पर x माइनस b, यहां पर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां पर 0 a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक b स्क्वायर, एक b स्क्वायर। अब देखो यहां पर x स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर क्या दिखता है आपको, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर x माइनस y x प्लस y। ये फॉर्मूला आपको याद है, काफी सालों से पढ़ रहे हो। कौन सा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। प्रश्न को ध्यान से देना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बड़े। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कौन सा फॉर्मूला हो गया, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला आ गया। अब बात करते हैं अपने इस प्रश्न में। देखो इसी प्रश्न को मैंने 0 0 x माइनस बी और x प्लस बी,
इस फॉर्मूले के हिसाब से अपन ने x माइनस बी और x प्लस बी के फॉर्मूले से मैंने खोल दी। फिर आगे 0 a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी और a प्लस बी से खोल दिया। फिर एक बी स्क्वायर, एक बी और बी स्क्वायर। अब मैं इसमें कॉमन क्या लूं? देखो 0 से तो कुछ ही कॉमन ले लो। अपन ने गुणधर्म में पढ़ा था ना, किसी सारणी के में अगर कोई शब्द कॉमन आ रहा है तो उससे कॉमन निकाला जा सकता है। पहले स्तंभ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस बी। 0 के तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, चाहे कॉमन लो चाहे गुणा करो। आप कॉमन ले लोगे तो भी उसके बाद देने के लिए क्या है, दे देगा, ले दो। और दूसरी पंक्ति में क्या है, x माइनस बी, तीसरी में क्या है, x माइनस बी। तो पहले स्टेप में अपने क्या कॉमन ले लिया, x माइनस बी। दूसरे स्तंभ में a माइनस बी, 0 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्या कॉमन ले लिया, a माइनस बी। यहां पर क्या बच गया, 0 1 x प्लस बी, क्या बच गया यहां पर, x प्लस बी। ऐसे 0 1 a प्लस बी, फिर 1 बी स्क्वायर, ये बच गया। अब बात करते हैं यहां पर x माइनस बी, a माइनस बी। अब देखो इसकी उपसारणिक अगर बनाएंगे अपन तो 0 होने वाला है, इसकी उपसारणिक बनाएंगे तो अपन 0 होने वाला है, इसकी उपसारणिक बनाएंगे। जैसा कि मानो आपने यहां पर किया, आपने 0 की उपसारणिक, पहले क्या है 0 की उपसारणिक। 0 की उपसारणिक में क्या होगा, देखो इससे छोड़ दो, क्या बच गया, 1 बी, a प्लस बी और बी स्क्वायर। फिर है माइनस 0, इससे छोड़ दो और इससे छोड़ दो, 1 x प्लस बी स्क्वायर। फिर है प्लस 1 x प्लस बी और a प्लस बी। ऐसे अपन ने क्या कर लिया, विस्तार कर लिया। एक ही उपसारणिक से गुणा किया, 0 से गुणा किया, माइनस 0 से गुणा किया उपसारणिक, फिर प्लस 1 से गुणा किया उपसारणिक। अब अपन किसी उपसारणिक को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। इससे बढ़िया है आपको इन दोनों को लिखना ही नहीं है। जब आपको पता चल रहा है कि 0 होता है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इस पर बात करेंगे अपन, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस बी, a माइनस बी। यहाँ पर बात आ गया, a को गुणा करेंगे a प्लस बी से और माइनस a को गुणा करेंगे x प्लस बी से। a को इससे करेंगे और 1 से इससे करेंगे। x माइनस बी, a माइनस बी, x प्लस बी माइनस एक्स और माइनस बी, माइनस एक्स और माइनस का b। और इससे अब देखो x से x कट गया, यहां पर बच गया x माइनस बी, a माइनस बी और x माइनस, यहां पर क्या था, a था a, यहां पर क्या था a माइनस a, माइनस a माइनस b, a बच गया x माइनस a। अब देखो इसने बोला कि x माइनस a, तो x माइनस a किसका गुणनखंड है, इस सारणी का गुणनखंड है। ये इतनी सिद्ध हो गया। दोबारा देखो एक बार यहां से, यहां पर क्या बोला है, यदि किसी सारणिक डेल के अवयव, ये डेल के अवयव किसी चर x के बहुपद यानी अधिघात, तो यहां पर डेल बराबर fx हो तो x बराबर a रखने पर, अगर मैं x की जगह a रख दूं तो डेल का मान 0 हो जाता है। कुछ समय के लिए मैंने x की जगह a रख दिया तो दो पंक्ति सर्वसम होने की वजह से इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। दोनों पंक्तियां सर्वसम होने की वजह से इसका मान क्या हो गया, 0। इसकी शर्त के अपन मानी है, मानने के बाद में इसका मान 0 आता है, क्योंकि गुणधर्म बोलता है ये, यदि किसी सारणी में दो पंक्तियां दो स्तंभ सर्वसम हो तो सारणी का मान क्या होगा, 0। तो ये यहां पर क्या हो गया, 0। आगे बात करते हैं कि वो x माइनस a सारणी का एक डेल सारणी का गुणनखंड का टुकड़ा है। तो अपन कैसे करते हैं, ये पर्सन बना लिया अपन, ये पर्सन दे रखा था, इस पर्सन में अपन ने क्या कर लिया, स्तंभ को मैंने पंक्तियों में बदल दिया। फर्स्ट पंक्ति स्तंभ को पहली पंक्ति, द्वितीय पंक्ति को दूसरी पंक्ति, तृतीय स्तंभ को तृतीय पंक्ति। इसके बाद में मैंने C1 C2 C3, अगर मैं C1 से C3 घटा दूं, C2 से C3 घटा दूं, C1 से C1 माइनस C3, C2 में C2 माइनस C3, एक में से एक घटा दिया,
x में से b घटा दिया, x स्क्वायर में से b स्क्वायर घटा दिया, a में से b घटा दिया, a स्क्वायर में से b स्क्वायर घटा दिया, यहाँ पर x से a घटा दिया, 1 माइनस 1 a माइनस 1 0 0 हो गया। यहाँ पर x माइनस b a माइनस b x माइनस b a माइनस b ये अपनी जगह है। x स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर ये अपनी जगह है। अब इससे क्या शिक्षा मिली, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। मैंने इन दोनों पदों को क्या कर दिया, टुकड़ों में कर दिया, एक्स माइनस वाई के हिसाब से एक्स माइनस बी और एक्स प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी खोल दिया। अब इसके बाद में इन दोनों में से पहले स्तंभ से मैंने एक्स माइनस बी कॉमन ले लिया, दूसरे स्तंभ से मैंने ए माइनस बी कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया। किसी सारणिक में कोई कॉमन आने वाला शब्द हो तो कॉमन लिया जा सकता है या गुणा किया जा सकता है, या तो एक पंक्ति से या एक स्तंभ से। गुणधर्म में मैंने समझा दिया था। यहाँ पर ये बच गया अपने पास, जो बचना था वो बच गया। ये सिस्टम यहाँ पर एक बच गया, यहाँ पर एक बच गया, यहाँ पर एक्स माइनस बी बच गया, यहाँ पर ए प्लस बी बच गया, ए प्लस बी और एक्स प्लस बी बच गया, एक एक जीरो जीरो के साथ। जीरो के साथ कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब जीरो की उपसारणिक बनाता हूं, जीरो की उपसारणिक उसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, सामने वाले बन गया। फिर जीरो की बनाता है, माइनस का चिन्ह आएगा, इसके स्तंभ पंक्ति को छोड़ दो, ये बच गया, जो शेष बच गया वो उसकी उपसारणिक होती है। फिर मैंने एक का उपसारणिक बनाया, एक की उपसारणिक उसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दो, ये चारों बच गए। अगर जीरो के साथ किसी सारणिक उपसारणिक से गुणा करेंगे तो वो जीरो होगा, इसके साथ भी जीरो का। दिन दो की बात ही ना करनी तो अच्छी बात है, इसकी बात करते हैं अपन। इसके अगर विकर्ण से एक से गुणा करेंगे ए प्लस बी को, पक्ष विकर्ण से एक गुणा करेंगे एक्स प्लस बी से, माइनस के चिन्ह के हिसाब से ए प्लस बी से गुणा कर दिया। अब ये माइनस का चिन्ह इसको दोनों को माइनस कर देगा तो ए माइनस बी माइनस हो गया। जब बी माइनस बी प्लस कट रहा है तो यहाँ पर बच गया एक्स माइनस ए। यहाँ पर एक्स माइनस ए आगे वाला संख्या ऐसे कैसे चल रही है, उसने बोला था कि एक्स माइनस ए सारणिक का एक गुणनखंड का टुकड़ा है, वो टुकड़ा मिल गया अपन को। तो इति सिद्धम। अब बात करते हैं प्रश्नों पर। बात करते हैं सारणिक में, छोटा सा टॉपिक है। जब दो सारणिकों की कोटियां समान हो तो उनकी गुणा करने हेतु तो पहले उनकी कोटियां बना लेनी चाहिए। ये दो कोटियां हैं, ये समान रूप से अलग अलग दे रखी है, उसको बोल रहा है कि गुणा कीजिए। सिर्फ एक तो प्रश्न होता है कि आप सारणिक में जवाब दीजिए, जैसे मैट्रिक्स में मैट्रिक्स से गुणा कर देते, मैट्रिक्स के रूप में आता था। अब सारणिक के एक तो संख्यात्मक मान होता है और एक क्या होता है, वैसे के वैसे। संख्यात्मक मान निकालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, वो ऐसे बोलते हैं संख्यात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, डेल वन का मान निकालोगे आप, 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2। इसको अगर विकर्ण गुणा किया है तो क्या है, 1 को गुणा किया है 1, 2 को किया था 8। ऐसे गुणा करें अपन। अब ऐसे किया तो माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, यहाँ पर कितना हुआ टोटल 10 माइनस 6 बराबर 4। इसी प्रकार है डेल 2, 2 1 1 2, 4 माइनस 1 बराबर 3, 4 माइनस 1 बराबर 3। तो डेल 1 और डेल 2, डेल 1 का मान क्या है 4, डेल 2 का मान क्या है 3 बराबर 12। मतलब डेल 1 और डेल 2 को दोनों अलग अलग होने पर दोनों का मान निकाल के लास्ट में गुणा किया जा सकता है। टोटल का मान क्या हो गया 12। एक तो ये तरीका होता है। वो कब, जब वो संख्यात्मक मान पूछे डेल 1 और डेल 2 का। जब तो आ गया मान, और वो सारणी के अंदर ही टॉपिक दे दे, दो सारणी को गुणा करवाने के लिए दे दे, और वो बोल दे कि ऐसे कैसा गुणा कीजिए, तो आप क्या करोगे डेल 1 और डेल 2। यहां पर 1 1 2 2 1 1 1 2 1, यहां पर है देखो 2 1 1 2 1 0 0 0 0। मैंने ये उपसारणिक एक ही है, अपन ने बताया था ना कि एक की उपसारणिक क्या है 2 1 1 2। ये कब है, जब 1 0 0 0 0 2 1 1 2 है। तो इसकी उपसारणी इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो एक की उपसारणी क्या हो गई, ये हो गई। ऐसे मान लो, अपन लगा सकते हैं अपनी मर्जी से ऐसा। तो एक की उपसारणी ये है, ये इसकी उपसारणी के एक की। अब मैट्रिक्स में तो क्या करते थे अपन, पंक्तियों को स्तंभ से गुणा कर देते, लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होगा। आप क्या करोगे, पंक्तियों को पंक्तियों से ही गुणा करना है, पंक्तियों को पंक्तियों से ही गुणा करना है। अब यहां पर बात करते हैं, एक को एक से गुणा करेंगे, या अगर आप करोगे तो आप इन पंक्तियों को स्तंभों में बदल के भी गुणा कर सकते हो। इस क्वेश्चन में तो आप यदि फर्स्ट
सारणिक है तो दूसरी सारणिक को परिवर्तन करके गुणा करना है। फर्स्ट सारणिक को मैट्रिक्स के हिसाब से गुणा करना है तो फर्स्ट सारणिक को ऐसे कैसे रखना है और सेकंड सारणिक को परिवर्तन करके गुणा करना है। लेकिन यहाँ पर तो वैसे के वैसे रहेगा क्योंकि जैसा है वैसा रहेगा, यहाँ पर सिस्टम में ऐसे दे रखा है। तो आप क्या करोगे, एक ऐसे क्या करोगे, एक को एक से गुणा करोगे, वैसे के वैसे जैसे किया था ना वहां पर 1 0 0 पंक्तियों से स्तंभ को गुणा कर लो। लेकिन ये परिवर्तन है, ये क्या है, del 2 क्या है, परिवर्तन है, चेंज है। यहाँ पर 1, फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे आप 1 0 2 2, फिर तीसरे से करेंगे 0 1 4, वैसे ही 2 0 0 0 2 1, अगले स्टेप से 0 1 2, ऐसे ऐसे करेंगे 1 0 0 0 2 4 1 0 2 2। तो यहां पर आंसर क्या आया, 1 4 5 2 3 3 1 5 4, ऐसे सारणी का मान आ गया। ऐसे ऐसा क्या आ गया, सारणी का मान आ गया। तो ये क्या हो गया, सारणी का मान आ गया। अगर आप अभी भी इसे हल करो ना तो भी वही 12 आना है इसका आंसर। तो ऐसे अपन क्या करेंगे, ये तो सारणी के रूप में मान आ गया और ये संख्यात्मक मान आ गया। इसको ऐसे निकालेंगे, इसको ऐसा निकाला जाएगा। कैसे, इस सारणी को परिवर्तन करके पंक्तियों से स्तंभ गुणा करना। ये परिवर्तन नहीं करोगे गलत हो जाएगा सारणी का। आ गया। अब क्वेश्चनों पर बात करते हैं अपन सारणी के क्वेश्चनों पर। मैं समझ चाहता हूं कि आपको जितने भी गुणधर्म पढ़ाया गया है उसमें आपको प्रॉब्लम आई है समझने में, क्योंकि समझ में नहीं आता है पहली बार अपन पढ़े तो, कि फर्स्ट बार अपन गुणधर्म पढ़ रहे हैं वो भी मैथ के पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में थोड़ी कठिनाई आ गई है, मेरे को पता है, लेकिन कोई बात नहीं, बोरिंग टॉपिक था वहां पर। लेकिन उन टॉपिकों को एक बार आपने समझ लिया, लेकिन अब जब पर्सन पढ़ेंगे ना तो वो धीरे धीरे पीछे की याद भी आने लग जाएगी, क्योंकि समस्या समझ में जब आती है जब समस्या में अपन चलते हैं। अब यहाँ पर बोलते हैं भाई समय खराब हो गया, तो समय खराब हुआ तभी तो पता चला समय खराब हो गया। तो आपने बल्कि है तो थोड़ा मतलब कठिन, लेकिन समझ में अब आ जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चनों पर। मान ज्ञात कीजिए, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं अपने, और हर साल आते हैं, ऐसा कोई साल नहीं गुजरा जिन्हें नहीं आते हैं। और अपन देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, वो चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, वो तो सब भी बराबर है। तो यहाँ पर देखो उसने बोला है कि मान ज्ञात कीजिए, किसका, सारणी का। डायरेक्ट देखो आप 5 को 2 से करेंगे, -3 को 1 से, क्या आया 10 - 3 बराबर 7, आंसर आ गया। यहां पर आ गया b को इससे गुणा करेंगे और c को d से, ये आंसर आ गया। अग्र विकर्ण पश्च विकर्ण। यहां पर देखो a + b a - b, a + b a - b -0। तो यहाँ पर देखो a + b a - b बराबर क्या आ गया, a² - b²। ये फॉर्मूला बन गया ना, a + b a - b बराबर a² + b²। ये आंसर आ गया। नोटिफिकेशन है ये, a का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो a का ये है, b का मान ये है, तो a × b। अब a का मान क्या है, 5 3 4 2, तो यहाँ पर आ गया 10 - 12 बराबर -2। b का मान क्या है, 1 0 2 3, 3 - 0 बराबर 3। तो a × b -2 × 3 बराबर -6। a का मान ये है, b का मान ये सारणी के, तो a सारणिक b सारणी का मान निकालना है। a की सारणिक 5 × 2 का क्या हुआ 10, ये 12 माइनस के 2 बच गए, 3 - 0 3 बच गए। तो कितना हो गया, -2 × 3 बराबर -6। अब बात करते हैं आगे अपने, a बराबर ये है और b बराबर ये है। a को प्लस b को जोड़ने के लिए बात कर रहा है वो, a को प्लस b को। देखो a + c, a + c, यहाँ पर क्या है b + d,
सी प्लस ए और डी प्लस बी। मतलब क्या हुआ, यहां पर आ गया ए सी बी डी। मैंने क्रम से लिख दिया इसको, ए सी आगे ले लिया, बी आगे ले लिया, बी डी। देखो C1 C2 सेम है। तो यदि किसी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हो तो सारणी का मान 0 होता है। देखो ये दोनों पंक्तियां सर्वसम है तो सारणी का मान क्या हो गया, 0। इतना करने के बाद में भी 0 आ रहा है, क्या करें इसका, आएगा तो आएगा साहब, क्या कर सकते हैं अपन। इसके बाद में ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। ए को डी से करेंगे ए डी, बी को सी से करेंगे माइनस बी सी। ये सारणी का मान आ गया। ऐसे आपने नोटाइफिकेशन आते हैं डायरेक्ट, और नोटाइफिकेशन को आपको छोड़ना नहीं है इस प्रकार। अब प्रश्न नंबर 7,